नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा। भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। पीएम की यात्रा से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल। ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। कहा, भारत नॉर्डिक देश मिलकर बनाए साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का मॉडल। एफटीए और ईएफटीए देशों के साथ व्यापार समझौतों को बताया नए स्वर्णिम युग की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प को सरकार ने किया पूरा। दोहराई विकास, कनेक्टिविटी और सुशासन की एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा कदम। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 10% आरक्षण किया समाप्त। अब 66 पिछड़ी जातियां ओबीसी सूची में शामिल। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। फूल प्रूफ, त्रुटि रहित और पारदर्शी परीक्षा के निर्देश। कहा, सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा की, जिसमें प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा के बाद अब इटली पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद अब इटली के दौरे पर पहुंच गए हैं। इटली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री और भूमध्य सागर के किनारे बसे इटली और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच रिश्तों की डोर सदियों पुरानी है, लेकिन अब यह संबंध इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय भी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि व्यापार, कूटनीति, रक्षा, कनेक्टिविटी, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास माना जा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और इटली भरोसे और साझा हितों के नए सेतु बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, रोम से रिश्तों के विस्तार और रणनीति के नए आयामों पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। भारत इटली सदियों से ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ी 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देश अब अपनी तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है और रोम व्यापार से लेकर तकनीक, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में इटली का निवेश तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। ये एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत और यूरोप को रेल, पोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेगा और भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण इटली इस प्रोजेक्ट की एक अहम कड़ी है। पिछले 10 साल में भारत के संबंध यूरोपियन देशों के साथ काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और मेडिटेरेनियन रीजन में खास इटली के साथ हमारे संबंध तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा एक अच्छा मौका है इस संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए
और इसको और दृढ़ करने के लिए और गहरा बनाने के लिए। और जब भी नेताएं मिलते हैं, ये एक अच्छा अवसर होता है हम लोगों के लिए बायलैटरल एजेंडा को और ज़्यादा एम्बिशियस बनाने के लिए। और दोनों देशों के सरकार पूरे कोऑपरेशन को रिव्यू करते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा नया क्षेत्र है जिसमें हम और आगे काम कर सकते हैं। रणनीतिक और आर्थिक हितों से परे इस यात्रा का एक गहरा सभ्यतागत महत्व भी है। भारत और इटली के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से लेकर कला, वास्तुकला और संस्कृति के आदान प्रदान तक दोनों देश जुड़े रहे हैं। इटली में रहने वाला भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने में एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हम तो जिससे प्रवासी हो तभी हम यहाँ से सालों से रहते हैं, इसलिए जितना दोनों कंट्री का रिलेशन अच्छा हो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एक बहुत खुशी की बात है सर कि हमारे भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री यहाँ रोम में आ रहे हैं, इटली में आ रहे हैं। हम यहाँ पे दिल खोल के हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। और जब से यहाँ पे राइट विंग की गवर्नमेंट आई है मेलोनी जी की, तब से भारत के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा से शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और मोबिलिटी के क्षेत्रों में भी सहयोग गहरा होने की उम्मीद है। भारत के लिए जहां इटली यूरोप और भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, वहीं इटली के लिए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री इटली द्विपक्षीय वार्ता पर पहली बार आ रहे हैं और इस द्विपक्षीय वार्ता में समुद्री सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की इटली यात्रा का आरंभ हो चुका है और हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी इटली यात्रा में। इटली के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो प्रधानमंत्री इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप रोम से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा है। इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। और यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है और इटली व्यापार से लेकर तकनीक, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की इटली यात्रा हो रही है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैट्टारेला के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो द्विपक्षीय बैठकें होंगी उनमें आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में इटली का निवेश तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दोनों देश के प्रधानमंत्री इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा कर सकते हैं, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। और प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, जाहिर तौर पर इस यात्रा की शुरुआत में एक सकारात्मक संकेत जिसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इटली के विदेश मंत्री मौजूद थे एयरपोर्ट पर और बेहद भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसा
कहा जा रहा है और 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इटली के विदेश मंत्री वहां मौजूद रहे, भारत के जो उच्चाधिकारी और ख़ास तौर पर जो राजदूत हैं वो वहाँ मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे तो दोनों में इस बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। और ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर पिछले 1 दशक में अगर देखा जाए तो इटली और भारत के बीच लगातार आर्थिक संबंध वो मजबूत हुए हैं और रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी इस यात्रा में, इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। सकारात्मक संकेत लगातार मिलते रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो हाल के वर्षों में आर्थिक संबंध ही नहीं बल्कि रणनीतिक भागीदारी भी जो रही है दोनों देशों के बीच वो और लगातार मजबूत हुई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस यात्रा से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे डीडी न्यूज़ पर। और भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध अहम, देखिए और समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हुए। इटली पहुंचने से पहले वो नॉर्वे में थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नॉर्डिक देशों के निवेश ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हरित साझेदारी व नवाचार को रणनीतिक स्तर की साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया गया है। इससे भारतीय टैलेंट को नए अवसर मिले हैं और विश्व को एक नया समाधान मिला है। बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और निर्बाध सप्लाई चेन जरूरी है। ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ हरित साझेदारी और इनोवेशन को रणनीतिक स्तर के करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक तकनीक से भारतीय टैलेंट को जोड़कर वैश्विक समाधान पर काम किया जाएगा। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश मिलकर साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का एक मॉडल बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही बहुआयामी वैश्विक व्यवस्था को लेकर भारत नॉर्डिक देश दृढ़ भी हैं। रूस, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए उन्होंने नॉर्डिक देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव, रक्षा, ऊर्जा में सहयोग, तकनीक, व्यापार और निवेश के बेहतर लिंकेजेस सहित कुल 8 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। भारत नॉर्डिक देशों के आपसी संबंधों में बीता एक दशक महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और नॉर्डिक देशों का भारत में निवेश 200 गुना बढ़ा है। ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नॉर्वे के साथ अगर द्विपक्षीय वार्ता की बात करें तो उत्तरी यूरोप की बर्फीली सरजमी पर भारत की कूटनीति ने गर्मजोशी और विश्वास का एक नया अध्याय लिखा है। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार किया। स्वच्छ ऊर्जा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ब्लू इकोनॉमी से लेकर रक्षा और निवेश तक भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्ते अब केवल संवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक विश्वास और साझा विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ओस्लो में हुई इन बैठकों ने साफ संकेत दिया
कि आर्कटिक से हिंद प्रशांत तक भारत अब वैश्विक साझेदारियों के केंद्र में उभर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नॉर्वे की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। नॉर्डिक समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि ओस्लो में मैटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हाल के वर्षों में भारत डेनमार्क की दोस्ती ने जबरदस्त प्रगति की है। जल संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, शिपिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। आने वाले वर्षों में फिनटेक, उद्योग, रक्षा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने बताया कि डेनमार्क के पेंशन फंड्स को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि भारत EU मुक्त व्यापार समझौता हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर डालेगा। पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत और फिनलैंड के संबंधों के लिहाज से ये साल काफी व्यस्तताओं भरा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ओर्पो खुद AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारत आए थे। दोनों नेताओं ने 6G, AI, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रॉस्टडॉटिर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आइसलैंड के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, स्थिरता, जियोथर्मल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में आइसलैंड की विशेषज्ञता सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि ऐतिहासिक भारत EFTA, टेपा, व्यापार और निवेश संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगा। इन सभी द्विपक्षीय बैठकों के दौरान पारस्परिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अहम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इटली में प्रधानमंत्री के दौरे की बात को और आगे बढ़ाएंगे और इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त रोम से, इटली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के विषय में और क्या कुछ खास है इस विषय में हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इटली पहुंच गए हैं जैसा कि हमने आपको बताया। नीरज, किस तरह से इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करेंगे, कैसे आप बताएंगे प्रधानमंत्री की यात्रा का किन मायनों में महत्वपूर्ण है, कैसे आकलन करेंगे इस यात्रा का? देखिए, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और आप देखें कि एक ऐतिहासिक यात्रा है। दोनों देशों के जो संबंध हैं इस समय एकदम ऊंचाइयों पर हैं और आप देखें कि प्रधानमंत्री लगातार जो इटली के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उसके साथ लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहे। ये पहली बार है कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई सारे ऐसे इशू हैं। हमने देखा है कि इस समय दुनिया के तमाम हिस्सों में जिस तरह का संकट है, तो भारत और इटली मिलकर कैसे अपनी जो जरूरतें हैं, जो अपनी आवश्यकताएं, उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखें कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। चाहे अंतरिक्ष में अनुसंधान की बात करें, हमने देखा है कि जिस तरीके से मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उसमें इटली की जो भूमिका है वो किस तरह की भूमिका रहेगी, उसको लेकर जो बातचीत है वो हो सकती है। खासतौर से समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देश मिलकर कदम उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चूंकि सबको पता है कि इटली में जो तकनीक है वो काफी ज्यादा है, तो उस तकनीक का जो प्रयोग है हमारे जो भारत के जो किसान हैं उनके लिए कैसे जो फायदा है वो पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही एक आप देखें कि भारत और यूरोपियन संघ आर्थिक जो कॉरिडोर है उसको लेकर भी जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है। तो तमाम सारे पहलू हैं जिन पर दोनों मुल्कों के जो नेता जब साथ में बैठेंगे तो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, तो इन तमाम विषयों पर जो चर्चा है वो हो सकती है। चाहे हम निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें, आज की डेट में अगर हम देखें 2025 तक
भारत और इटली के बीच में जो व्यापार है वो 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है। तो उस व्यापार को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इसके साथ साथ ही भारत के अंदर जो निवेश आकर्षित करने के लिए जो तमाम जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किए जाएंगे, ताकि उसका जो फायदा है वो भारत के लोगों को मिल सके। तो उस लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री इटली पहुंच गए हैं। कुछ समय के बाद ही यहाँ के इटली की प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक रात्रि भोज का आयोजन है वो भी किया है उनके सम्मान में। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री इटली खासतौर से रोम का एक स्मारक है उसका भी दौरा करने वाले हैं। तो ये बताता है कि भारत और रोम और इटली के बीच में किस तरह का कनेक्शन रहा है। और आप देखें कि रोम से पुराने समय में ही बड़े पैमाने पर जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो भारत जाते रहे हैं और भारत से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो आते रहे। एक बात का जिक्र जरूर करूंगा मैं कि यहाँ पर प्याजा नमोना एक चौराया है और जहाँ पर 4 नदियों का एक फाउंटेन है और उस फाउंटेन में दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों की नदियों का जिक्र किया गया है और उसमें एक गंगा का भी जिक्र किया गया है, एशिया महाद्वीप की। तो ये बताता है कि भारत और इटली के बीच किस तरह के रिलेशन है। गंगा के महत्व को पूरी दुनिया ने पहचाना है, गंगा किस तरीके से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और उसका इटली में खासतौर से रोम में अगर उल्लेख होता है तो ये अपने आप में गर्व की बात है। हमने देखा है कि इटली के लोग बड़ी संख्या में हिंदी भाषा सीख रहे हैं। ये भी एक भारतीय होने के नाते हमको गर्व होता है कि जब हम विदेश में जाते हैं और हमारी भाषा कोई विदेशी बोलता है तो ये अपने आप में गर्व की बात है। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग भी है और निश्चित तौर पर जब वार्ता होगी तो उसका जो फायदा है वो भी मिलेगा। कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, होटल पहुंचेंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतवंशी जो लोग हैं बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि तो नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है जिस वजह से नीरज सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीरज बहुत विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से और किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा महत्वपूर्ण है। और नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आप बहुत विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से ये यात्रा महत्वपूर्ण है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में भारत का प्रभाव या ये कहा जाए कि रणनीतिक पहुंच किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे मैसेजेस जो हैं वो दुनिया भर में जा भी रहे हैं और भारत की स्थिति भी लगातार सुदृढ़ हो रही है इस यात्रा से। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री सुरक्षा है उसको किस तरीके से दोनों देश मिलकर पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि इटली और भारत के जो संबंध है, अगर हम खासतौर से डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो न केवल हथियारों का आयात और निर्यात वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन और इनोवेशन के तमाम जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेड इन इंडिया के तहत किस तरीके से जो डिफेंस के सेक्टर में इटली और भारत की साझेदारी हो सकती है, किस तरीके से निवेश किया जा सकता है, तो उस दिशा में भी काफी तेजी से काम भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो इन इश्यूज पर भी जो बातचीत है वो भी होगी। इसके साथ साथ भारत इटली के बीच में स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप जो एक्शन प्लान है उसको भी किस तरीके से अमल में लाया जाए और किस तरीके से उस पर काम किया जाए, क्योंकि 2025 से 2029 के बीच में उसकी एक तय सीमा रखी गई है और उसमें कई सारे जो सेक्टर हैं, जैसे हमने जिक्र किया समुद्री सुरक्षा की बात करें, अंतरिक्ष में अनुसंधान की हम बात करें, इनोवेशंस की बात करें, इसके साथ साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में भी है, तो उनको और ज्यादा किस तरीके से जो सुविधा है वो दी जा सकती है, उनके तमाम नियम कानूनों को किस तरीके से सरल किया जा सकता है, इसके साथ साथ ही कारोबारी रिश्तों को और गहरा कैसे किया जा सकता है, निवेश में किस तरीके से इटली भारत के अंदर जो अपनी भूमिका है वो निभा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इटली की कई सारी कंपनियों ने भारत में निवेश कर रखा है, तो उस निवेश को और ज्यादा जो विस्तार है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, उस पर जो बातचीत हो सकती है। क्लीन एनर्जी को लेकर भी दोनों मुल्कों के जो नेता अगर बैठेंगे तो उस पर बात होगी कि किस तरीके से हम अपनी क्लीन एनर्जी की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है और कई सारे इश्यूज हैं जिन पर दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो बैठेंगे और इसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो तनाव चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस है
उसको लेकर भी भारत और इटली अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, उस पर भी बातचीत होने की संभावना। जी बिल्कुल। आजकल के दौर में नीरज, आप जानते हैं कि फ्रेंडशिप मींस बिजनेस ऑल्सो। तो जाहिर तौर पर आपने जैसा कि बताया कि भारत और इटली के बीच में 14.25 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार है। जो जॉइंट स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान है भारत और इटली के बीच में 2025 से 2029 के दरमियान 2029 तक ये कहा जा रहा है कि भाई उसको 20 अरब यूरो तक पहुंचाने की बात हो रही है। कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे, क्या एक्शन प्लान है? जब हम स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान की बात करते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सरल भाषा में समझाइए, बताइए कि ये एक्चुअली है क्या और किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आप उस संदर्भ में देखें कि एक व्यापक रूपरेखा बनाई जाती है और ये देखा जाता है कि दोनों मुल्कों के कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आपसी सहमति हो सकती है और उन विषयों को आगे किस तरीके से लेकर जाया जा सकता है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो एक्शन प्लान है उसमें कई सारे चलिए, नीरज के साथ हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। दरअसल नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है। हम नीरज से और अपडेट्स के साथ में ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि नीरज ने बताया कि थोड़ी देर में होटल पहुंचने वाले हैं, तो वहां से भी हम आपको लाइव अपडेट्स देंगे। किस तरह से भारतीय समुदाय उत्साहित है, प्रसन्न चित्त है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। नीरज इस बात की भी जानकारी हमको थोड़ी देर में हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो वो और ज़्यादा तस्वीरों के साथ लाइव तस्वीरें भी भेजेंगे और हम आपको उससे जुड़ी हुई पल पल की जानकारी ज़रूर देंगे। नीरज हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे विषयों पर विस्तार से द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होनी है। हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। अब कुछ और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और वियतनाम की अगर बात करें तो भारत और वियतनाम की दोस्ती अब और मजबूत होती दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि साझा विश्वास, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पहल मानी जा रही है। हनोई में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने साफ संकेत दिया है कि भारत और वियतनाम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर एक मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे पर ये रिपोर्ट। दौरे पर हनोई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराया। भारत और वियतनाम के बीच घनिष्ठ और अस्थायी संबंध आपसी विश्वास, साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की नींव पर आधारित है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉन वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और उच्च स्तरीय आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन में भारत के सहयोग को जारी रखने का भी भरोसा दिलाया। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के संस्थापक नेता और पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन की 136वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक स्थल पर पहुंचकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हो ची मिन की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह को वियतनाम में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में सांकेतिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया।
और मंत्रालय की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा मंत्री वियतनाम यात्रा के बाद 21 मई तक दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ULPGM V3 मिसाइल के सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए इन परीक्षणों में मिसाइल का एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं DRDO प्रमुख समीर V कामत ने सभी टीमों को इस सफलता पर बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट लॉज संशोधन विधेयक 2026 पर विचार के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की घोषणा की है। सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। यह संयुक्त समिति कॉरपोरेट लॉज संशोधन विधेयक 2026 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष पेश करेगी। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मार्च 2026 तक इसका कुल 69,873 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो पूरे नेटवर्क का लगभग 99.6% बनता है। 2005 से 2014 के शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिफिकेशन धीमी गति से हुआ था, प्रतिदिन औसतन 1.42 किलोमीटर की दर से, और इसका मुख्य फोकस हाई डेंसिटी कंप्यूटर और इंटरसिटी रूट्स पर था। इसके बाद 2014 से 2020 के बीच भारतीय रेलवे विद्युतीकरण में तेजी आई। इस दौरान निवेश और संसाधनों में वृद्धि के कारण नेटवर्क का विस्तार और स्थायित्व बढ़ गया। 2020 से 2026 के दशक में मिशन मोड एक्सीलरेशन के तहत प्रगति और भी तेज हुई। प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक रूट इलेक्ट्रीफाइड हुआ, जिससे नेटवर्क लगभग दोगुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया, और इस उपलब्धि के लिए भारत यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका की प्रमुख रेल प्रणालियों से आगे निकल गया है। यह सफलता न केवल इलेक्ट्रिफिकेशन में वृद्धि को दर्शाती है, बल्कि उच्च क्षमता, कम उत्सर्जन और संचालन लागत में बचत जैसी कई लाभकारी पहलुओं को भी साकार करती है। और बात कर लेते हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे की। कभी गोलियों की गूंज और लाल आतंक की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब बदलते भारत की नई तस्वीर बनकर उभर रहा है। जिस धरती पर कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियां बनती थी, वहीं अब विकास, सुशासन और रणनीतिक नीति निर्माण पर राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलते हुए नए बस्तर के नए आत्मविश्वास और नई दिशा के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए बस्तर के बदलते सफर पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कभी लाल आतंक का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अब केवल नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक बैठकों के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक को इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सीमावर्ती जिलों में अपराध नियंत्रण, इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त कार्रवाई को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई।
इसके साथ ही सड़क, रेल और टेलीकॉम कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्यों के बीच लंबित प्रशासनिक और इंटर स्टेट मुद्दों के समाधान, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने, पुलिस आधुनिकीकरण और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावित बनाने पर भी फोकस किया गया। सरकार का मानना है कि बस्तर में नक्सलवाद कमजोर होने के बाद अब विकास आधारित मॉडल को तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। यही वजह है कि सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं और जन कल्याण योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। नक्सल और माओवाद से प्रभावित रहे बस्तर की अब तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। बंदूकों के साए में जीने का दौर खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों के साहस से 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। विष्णुदेव सहाय सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन अभियान को गति मिली। बस्तर के 70 सुरक्षा कैंपों में से 1/3 कैंप वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में विकसित होंगे। सेवा केंद्रों में बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी। सेवा डेरा में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सेवा केंद्रों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का हब बनाया जाएगा। आदिवासी महिलाओं को गाय भैंस देकर डेयरी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। अगले 6 महीनों में बड़ा डेयरी नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है। 13,000 मोबाइल टावर लगाने की योजना है। अब तक 5,000 टावर स्थापित किए गए हैं। बस्तर क्षेत्र में 890 पोस्ट ऑफिस खोले गए। मॉडल स्कूल, ITI, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में 45,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बस्तर ओलंपिक के 2 आयोजनों में 3,94,000 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले 5 साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर की आजादी का क्षेत्र सुरक्षा बलों और उनके परिवारों को दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 50 साल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार अगले 5 साल में पूरा करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। बस्तर में आयोजित यह बैठक बदलते बस्तर की नई तस्वीर के रूप में देखी जा रही है। जहां कभी नक्सल हिंसा सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब विकास, कनेक्टिविटी और सुशासन पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा के नाम से जाना जाता था, अब नई कहानी लिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में हुई मध्य परिषद की बैठक इसी बात का बड़ा संकेत है कि बस्तर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, TD न्यूज, बस्तर। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुवेंदु सरकार ने OBC आरक्षण की मौजूदा संरचना में बदलाव करते हुए नई सूची और नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। OBC आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। OBC A और OBC B श्रेणी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय के विभिन्न समूहों को शामिल करता था। अब उस मुस्लिम OBC कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। राज्य में 1993 से 2010 तक 66 समुदायों को OBC के रूप में मान्यता दी गई थी। इसको समझने की जरूरत है। OBC A सूची में अधिकांश समुदाय मुस्लिम थे,
ओबीसी ए श्रेणी में शामिल समुदायों को 10% आरक्षण मिलता था। वहीं ओबीसी बी सूची में शामिल समुदायों को 7% आरक्षण प्राप्त था। मुस्लिम बहुल ओबीसी ए श्रेणी फिलहाल पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अभी केवल ओबीसी बी सूची के तहत 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार 2010 में जो 66 समुदाय ओबीसी सूची में शामिल थे, अब केवल उन्हीं 66 पिछड़ी जातियों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व में कई समुदायों को दिए गए ओबीसी दर्जे पर सवाल उठाए थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति के योगदान और उनके समर्पण भाव को याद किया। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के राजनीतिक जीवन, ऐतिहासिक फैसलों और उनकी राष्ट्र सेवा को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की दुर्लभ तस्वीरों और स्मृतियों को संजोया गया है। इसके अलावा संस्कृति का प्रसार, समुदाय, समरसता और विरासत विषय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के समृद्ध सफरनामा पर आधारित यह प्रदर्शनी केवल एक राजनेता के सफर की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड का जीवंत दस्तावेज है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण वो ऐतिहासिक क्षण है जब 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बेहद खास चीजें, जैसे उनकी कलाई घड़ी को भी यहां दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके कार्यभार संभालने से लेकर भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के गौरवशाली अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के ऐतिहासिक दृश्यों को यहां बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। 13 और 14 फरवरी 1997 को उनके जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे की यादें, 15 से 18 नवंबर 1996 को इटली में आयोजित वर्ल्ड फूड समिट में उनकी भागीदारी, 16 अक्टूबर 1997 को पश्चिम काशी श्री विश्वनाथ टेम्पल और काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा उन्हें दिए गए भक्त कनकदास अवार्ड, अक्टूबर 2096 में रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भी उन्हें दिखाया गया है। देश के भीतर राजनीतिक सौहार्द की मिसाल पेश करती 4 जून 1996 की वो तस्वीर भी मौजूद है जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। फरवरी 1997 की मॉरिशस यात्रा और दिसंबर 1996 के बांग्लादेश के दौरे के साथ ही राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें दिए गए मानव उत्थान सेवा समिति अवार्ड को भी इस प्रदर्शनी में सहेज कर रखा गया है। आदरणीय देवेगौड़ा जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्य रूप से जो यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उनके लिए यह विशेष रूप से रखी गई है, जिससे कि उनको यह जानकारी हो सके विशेष रूप से कि किस प्रकार एक कर्नाटक प्रदेश से, एक फार्मिंग कम्युनिटी से व्यक्ति एस्पायर कर सकता है कि वह भारत का प्रधानमंत्री बने। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रायः यह कहा करते थे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय से नए पीढ़ी को यह संदेश हमेशा जाना चाहिए कि वह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय द्वारा संस्कृति का प्रसार,
समुदाय समरसता और विरासत विषय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में विविध समुदायों की जीवंत विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उपहारों को प्रदर्शित किया गया है। समग्र रूप से ये वस्तुएं भिन्न भिन्न समुदायों की परंपराओं, शिल्प कौशल, आस्था और सामाजिक पहचानों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबरें कान फिल्म फेस्टिवल से। कान फिल्म फेस्टिवल की बात हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर कर रहे हैं अपने इस बुलेटिन के। तो जाते जाते आपको इस खबर के साथ छोड़े जाएंगे। भारतीय सिनेमा की खुशबू अब फ्रांस के सिनेमाघरों तक पहुंच रही है। गुजरात की मिट्टी से निकली एक भावनात्मक कहानी जिसने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में तालियां बटोरी, अब फ्रेंच दर्शकों के दिल जीतने जा रही है। निर्देशक पान नलिन ने की चर्चित फिल्म लास्ट फिल्म शो यानी छेलो शो अब फ्रांस का ला डार्नियर सियांस नाम से रिलीज होने जा रही है। तो आप देखिए इस रिपोर्ट को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिनेमा के प्रति प्यार, एक छोटे बच्चे का सपना और 35 mm फिल्म प्रोजेक्टर से जुड़ी यादें, यही भावनाएं लेकर बनी थी गुजराती फिल्म छेलो शो, जिसे दुनिया ने खुले दिल से अपनाया। अब ये फिल्म फ्रांस के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिलीज होगा फ्रांस में फॉर एक गुजराती फिल्म के लिए। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100+ थिएटर में रिलीज होने जा रही है। तो हम तो खुश हैं क्योंकि हम 72 कंट्री में अभी तक रिलीज करके आ रहे हैं। जब से नेशनल अवार्ड जीता है तब से चल ही रहा है। तो एक बात इससे क्लियर होती है कि इंडियन स्टोरीज जो है, हमारी कहानियां लोगों को पसंद है। भारत फ्रांस की इस को प्रोडक्शन फिल्म को फ्रांस में रिलीज से पहले ही प्रेस शोज द्वारा वाहवाही मिल रही है। फिल्म का फ्रेंच टाइटल रखा गया है ला डर्नियर सेयांस, यानी आखिरी शो। It's always an achievement. It's very challenging. I mean, France has a lot of screens. It was long overdue to have Pan Nalin's film. There were some technical reasons why it was not released before, but it was very, I think, very overdue. What is great is that the response from the audience so far has been exceptional. They've done, some press screenings, some test screenings, and people love it. So I think it's going to do very, very well when it's released July 15th in France. फिल्म पहले ही दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुकी है। ये भारत की तरफ से अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री रही और इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट तक पहुंची। स्पेन के सेमिन्सी वैलाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में इसे गोल्डन स्पाइक बेस्ट पिक्चर पुरस्कार मिला। तो वहीं ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड रनर अप रही। India is obviously a great, film country for cinema. It's the main country of the world as far as number of film produced per year. And France is also a great country for producing films. So for me, it's obvious there should be more Franco-Indian films co-produced. फिल्म को जापान, इटली और अमेरिका समेत कई देशों में रिलीज किया जा चुका है। खास बात ये भी है कि एक तरफ जहां दुनिया में थिएटर रिलीज का दायरा सिमट रहा है, वहीं लास्ट फिल्म शो लगातार बड़े पर्दे पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। भारत के एक छोटे से गांव के बच्चे का सिनेमा प्रेम आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक एंट्री रही पैन नलिन की चर्चित फिल्म छेलो शो अब फ्रेंच सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। छेलो शो की यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सिर्फ एक फिल्म की सफलता की नहीं, बल्कि भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज, फ्रांस।